सेक्शन सी करते हैं। 27 से 33 क्वेश्चन है यहाँ पर, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है। इट इज ऑब्जर्व दैट कैल्शियम ऑन रिएक्शन विद वाटर फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस। ये भी क्वेश्चन तुम्हें बताया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम्हें याद होगा कि जो कैल्शियम या मैग्नीशियम जो होते हैं फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पर जब भी उनकी रिएक्शन वाटर से होती है। कैल्शियम कोल्ड वाटर से करता है, मैग्नीशियम हॉट से करता है, ये सब पढ़ा है। तो यहाँ पर क्यों क्यों फ्लोट करता है वो पूछा है। एक्सप्लेन वाई इट हैपन्स। तुम्हें ध्यान है कि जो कैल्शियम ने रिएक्शन किया वाटर से तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, राइट। और ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं यही कैल्शियम की सरफेस पर स्टिक कर जाते हैं। तो वही आपसे कहा है कि इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखना है, तो आपने यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन को भी लिख देना है, ठीक है। ऑल्सो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। What happens when the solution of the product of this reaction reacts with the carbon dioxide? अब ये जो प्रोडक्ट बना है CaOH होल ट्वाइस, ये क्या करता है, ये जब कैल्शियम यदि में जो कि ये लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं और इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड आप पास करते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है और वाटर अलग हो जाता है, राइट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाइट कलर का होता है और ये प्रेसिपिटेट होता है जिसकी वजह से हमको लाइम वाटर मिल्की दिखता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। हमने रिएक्शन लिख दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हुआ है, राइट। क्वेश्चन 28 करते हैं। ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। Instead, what happens when electric current is passed through the electrolyte taken in this case? जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है कॉपर की तो तुम्हें पता है कि सपोज हमने एक जार लिया और उसमें हमने लिए 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक आपका थिक लेते हैं इम्प्योर कॉपर की जो रॉड होती है और एक हम लेते हैं थिन जो कि प्योर कॉपर की रॉड होती है, राइट। इसको हमने ले लिया थिन और यहाँ पर आपका जो है वो बैटरी कनेक्टेड होती है लाइक दिस। बीच में हम क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं जो कि आपका कॉपर सल्फेट होता है। ये सब आप लेते हो इस तरह से करके, राइट। तो ये आपका एनोड है, एक साइड आपका कैथोड है। तो यहाँ पर जो एनोड है हमारा ये थिक रॉड है जो कि इम्प्योर कॉपर है। ये किसकी है, आपकी इम्प्योर कॉपर की रॉड है, राइट। और ये आपकी किसकी है, प्योर कॉपर की रॉड है। प्योर कॉपर का आप कैथोड ले लेते हो। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो यहाँ पर जो इम्प्योर कॉपर है इससे कॉपर आयन आएंगे, ठीक है। यहाँ से कॉपर आयन सॉल्यूशन में आएंगे Cu2+ आयन्स और जितने Cu2+ आयन आएंगे इक्विवेलेंट टू दैट, क्योंकि यहाँ पर भी जो कॉपर है 2+ और SO4 2- में आयनाइज हो जाएगा। तो जितने आयन्स इम्प्योर कॉपर से आएंगे उतने ही आयन्स जो है वो प्योर कॉपर पर डिपॉजिट होते जाएंगे और स्लोली क्या होगा कि जो इम्प्योर कॉपर वाला है रॉड वो पतली होती जाएगी, वो थिन होती जाएगी और जो प्योर कॉपर की थिन रॉड है वो मोटी हो जाएगी। और यहाँ पर नीचे कुछ इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर हो जाती है जिनको हम एनोड मड कहते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एनोड मड के नीचे, एनोड के नीचे कलेक्ट हो जाती है। तो ये आपकी प्रोसेस है जिसको आपको पूरा डिस्क्राइब कर देना है, डायग्राम बना देना है, राइट। नेक्स्ट है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला पार्ट है इसका, एल्वेलाई इन लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज से रिचली सप्लाइड क्यों होती है एल्वेलाई लंग्स में, क्योंकि एल्वेलाई में ही जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो इस ब्लड कैपिलरीज में जाती है और वहाँ से फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में ये पहुँचाता है ऑक्सीजन को जो हमारा ब्लड है, राइट। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि देखो एक दो चीज़ें हैं, एक तो जो पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड अप हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इस तरह से ये मूव करता है ऑक्सीजन को लेकर के। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में मूव करती है तो इसलिए उसको पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी नहीं करता है, राइट। थर्ड क्वेश्चन है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बींग्स। तुम्हें पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान होता है। होता क्या है कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी हमारी पूर्ति नहीं हो पाती है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो उस समय हमारी मसल्स में जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है और तब 3 कार्बन मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं।
Functional part है name the movements that occur all along the gut in human digestive system. How do they help in digestion? तो जो मूवमेंट होते हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाले मूवमेंट्स होते हैं। मीन्स कभी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और गट जो है वो मूव करता है रिलैक्स पोजीशन में, कभी कॉन्ट्रैक्ट, और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो फूड जो है वो आगे पुश करता है। तो यही है इसका हाउ डू दे हेल्प अप, क्योंकि जब रिलैक्स पोजीशन में होगा तो फूड को ये लेगा। जैसे सपोज माउथ से फूड जब एलिमेंट उसमें गया ओसोफेगस में, तो उस समय ओसोफेगस आपकी रिलैक्स पोजीशन में होती है और तब इसने फूड को लिया। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फूड पुश हो जाता है स्टमक में। इसी तरह उस समय स्टमक की जो मसल्स हैं या कह सकते हो वो रिलैक्स पोजीशन में है, फूड आया वहाँ, और जब ये एलिमेंट उसमें जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उस समय यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से ये मूवमेंट होते हैं। वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? ये आपका गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है। इसके दो फंक्शन कौन से होते हैं? एक तो ये इमल्सीफाई करता है फैट को, इट इमल्सीफाइज फैट्स, और सेकंड करता है ये मीडियम को एल्कलाइन बनाता है, मेक्स द मीडियम एल्कलाइन, जिससे कि जो ट्रिप्सिन है वो काम कर पाए अच्छे से, क्योंकि ट्रिप्सिन को एल्कलाइन मीडियम की जरूरत होती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 30 है एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट टेक प्लेस वंस द स्पर्म रीचेस द ओविडक्ट टिल इट बिकम्स अ फीटस। मीन्स sperm when reaches in the oviduct where it gets fertilized with the egg, वहाँ से लेकर के आपको फीटस तक उसकी यात्रा के बारे में बताना है कि कौन कौन से वो इवेंट्स हैं जो टेक प्लेस करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो एग के साथ में फर्टिलाइज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, स्पर्म जो कि एक मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट एग के साथ मिला और क्या बनाया उसने, जाइगोट, जिसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये जो प्रोसेस है यहाँ पर इसको हमने बोला फर्टिलाइजेशन। राइट, और उसके बाद में ये जाइगोट जो होता है, अब ये जाइगोट यूट्रस की तरफ मूव करता है और इसमें इसको 2 से 4 दिन लगते हैं, और तब ये जो है वो 2 तरह के स्ट्रक्चर में डेवलप करता है। मल्टीपल डिविजन्स के बाद में एक एम्ब्रियो बनता है जो कि बाद में लेटर ऑन फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो दूसरा है वो प्लेसेंटा है, और ये अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल से। राइट, उसके बाद में जब ये प्लेसेंटा पे अटैच हो गया, फिर क्या हुआ, आफ्टर 2 मंथ्स इसके जो फीचर्स होते हैं प्लेसेंटा, जो आपका एम्ब्रियो है, अभी एम्ब्रियो उस स्टेज में है कि फीचर्स रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे इसके फीचर्स रिकॉग्नाइज होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, फीटस बोलते हैं। तो ये है उसकी कंप्लीट जर्नी फ्रॉम द स्पर्म व्हेन रीचेस टू ओविडक्ट, क्योंकि ये सारा का सारा कहाँ पर हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट है ये हो रहा है आपका ओविडक्ट में। राइट, तो जब ये ओविडक्ट में आता है, एग को एनकाउंटर करता है, फ्यूज़ करता है, उसके साथ में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट चेंज होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो आया यूट्रस में, यूट्रस में अटैच हो गया वो थ्रू प्लेसेंटा, जहाँ से मदर से पूरा न्यूट्रिशन ऑक्सीजन मिल रहा है, और वेस्ट जो हो रहा है वो भी फीटस का कहाँ पर, एम्ब्रियो का कहाँ पर जा रहा है, मदर की बॉडी में थ्रू द प्लेसेंटा, और यही एम्ब्रियो फिर किस में चेंज हो जाता है, फीटस में। तो ये आपका आंसर इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पूछा है राइट द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन प्रेगनेंसी, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्लेसेंटा का क्या काम है। प्लेसेंटा एक तो मदर से जो न्यूट्रिशन लेना है बच्चे को वो सारा का सारा प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, ऑक्सीजन प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है, और साथ ही जो जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है फीटस के अंदर वो भी कहाँ पर जा रहा है, थ्रू प्लेसेंटा मदर की बॉडी में। तो ये दोनों फंक्शंस आप लिख सकते हो। क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ आई which plays a major role in the process of accommodation and explain what happens when human eye focuses nearby objects and distant objects। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें बतानी है। पहले करते हैं डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। जो एबिलिटी होती है आई की जिसकी वजह से हम पास और दूर दोनों ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं एक साथ, वो हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, जो हमारी आई में ये एबिलिटी है कि वो दूर की चीज़ों को भी फोकस कर सकता है और पास की, जबकि जो एक नॉर्मल लेंस होता है उसमें ये एबिलिटी नहीं होती, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ होती है। लेकिन हमारा जो आई लेंस होता है वो चूँकि क्रिस्टलाइन लेंस होता है, उसकी ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है, उसकी एबिलिटी है कि वो पास और दूर दोनों चीज़ों को
देख सकता है, फोकस कर सकता है रेटिना पर। फिर पूछा है राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ आई विच प्लेज अ मेजर रोल। तो यहाँ पर ये आई लेंस हो गया, जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है इन द प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन, एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन ह्यूमन आई फोकस इज नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। देखो हमारा जो आई लेंस है ना, सपोज ये आई है आपकी, राइट, ये आई हो गई आपकी, तो ये रेटिना है, तो रेटिना पर ही इमेज बननी है, और यहाँ पर आपका आई लेंस है जो कि सीलियरी मसल्स ने होल्ड कर रखा है, राइट, और यहाँ पर आपका पिपल हो जाता है, ये आपका यहाँ पर पिपल हो गया, ये कॉर्निया, यहाँ से आपकी सारी लाइट अंदर एंटर करती है, राइट। फिर जैसे ही लाइट इस पर पड़ती है लेंस पर, तो जहाँ भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ऑब्जेक्ट दूर है, तो क्या होगा, सीलियरी मसल्स थोड़ा सा पीछे होंगी, यानी कि आपका लेंस जो है रिलैक्स पोजीशन में होगा। रिलैक्स पोजीशन में होगा तो थिन हो जाएगा लेंस, और आपको दूर की चीज़ें पास इजीली रेटिना पर इमेज बन पाएगी, या आप कह सकते हो दूर की चीज़ें दिख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट दिख सकते हैं। और जब आप पास के ऑब्जेक्ट देखना होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और तब लेंस उस समय उस स्थिति में थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। चौड़ा हो जाएगा तो जो आपका फोकस है वो थोड़ा सा कम हो, फोकल लेंथ कम हो जाएगी यहाँ की, और आप इजीली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो, उसकी इमेज बनेगी रेटिना पर, और आप उसको क्लियरली देख सकते हो। तो दो चीज़ें होती हैं, जब दूर का देखना है तो थिन हो गया लेंस, बिकॉज सीलियर मसल्स जो है वो रिलैक्स पोजीशन में आ गई, और जब नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना है तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेंस थिक हो जाएगा, और तब आप देख सकते हो। इसका और पार्ट करते हैं। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा है रेनबो की फॉर्मेशन के लिए इन द स्काई। ऑन दिस डायग्राम मार्क ए वेयर डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर्स, B where internal reflection of light occurs, and C where refraction of light occurs. List two necessary conditions to observe a rainbow. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये लगभग आपको हर साल मिल सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रेनबो से। तो इस तरह से आप ये रेनबो का डायग्राम बना लोगे, जो मैंने यहाँ पर आपको ड्रा कर दिया है, और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है, हमेशा कहा जाता है इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो यहाँ पर जो ये ए पॉइंट दिखाया उन्होंने कहा ए जहाँ पर डिस्पर्जन हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये लाइट रे आ रही है, जो सन लाइट है वो रे आ रही है, और ये रे अंदर एंटर कर रही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्जन भी। तो यहाँ पर चूंकि डिस्पर्जन पूछा है तो आप सिंपली यहाँ पर डिस्पर्जन लिख सकते हो, ठीक है। ए पॉइंट पर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। फिर वी पॉइंट पर क्या हुआ, यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो डिस्पर्स लाइट है उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, राइट। उसके बाद में क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो कि डिस्पर्स रेज हैं वो सारे कलर्स की बाहर आएंगी बाय रिफ्रैक्शन। तो ये जो सी पॉइंट है इस पर क्या हो रहा है, आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, राइट। यहाँ सी पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। लिस्ट टू नेसेसरी कंडीशन टू ऑब्जर्व अ रेनबो। दो कंडीशन जो कि बहुत ज़रूरी हैं, एक तो रेन का होना, बिना रेन के आपको रेनबो नहीं दिखता है। फर्स्ट इज द रेन शुड बी देयर, एंड सेकंड जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का बैक होना चाहिए किधर, सन जहाँ पर हो उसके, ठीक है ना। ऑब्जर्वर्स बैक इज टूवर्ड्स सन, सन की साइड में ऑब्जर्वर का बैक होगा, तब उसको सामने रेनबो दिखेगा टूवर्ड्स सन, क्योंकि जो रेनबो की फॉर्मेशन होती है वो होती है अपोजिट टू द सन, अपोजिट डायरेक्शन, आप लिख सकते हो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द सन, ठीक है। सन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो एक तो रेन होना जरूरी है, दूसरा ऑब्जर्वर की बैक सन की तरफ होना जरूरी है, क्योंकि रेनबो कहाँ फॉर्म होगा, उसके सामने, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। क्वेश्चन 32 करते हैं। ड्रॉ डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ पेपर ड्यू टू a straight conductor passing through its center and carrying current vertically upward, right. Position is given, that one condition is given, that current is vertically upward. देन आपसे कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको ड्रॉ करनी है, जो कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, वो पास कर रहा है हॉरिजॉन्टल शीट से पेपर के, उसके सेंटर से, और कहा है कि उसमें जो करंट है, जो कंडक्टर है उसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड, ये कंडीशन है। मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। आपको कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को मेंशन करना है, जो एरो से आप करोगे। द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी भी डायरेक्शन आपको शो करना है। दो चीज़ें आपको मार्क करना है। फिर स्ट्रेट राइट हैंड थंब रूल, आपको राइट हैंड थंब रूल देखना है। चेक वेदर द डायरेक्शंस मार्क बाय यू आर इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल और नॉट, ठीक है।
तो यहाँ पर पहले तो डायग्राम को बनाते हैं। सपोज आप यहाँ पर शो कर रहे हो, दिस इज, यहाँ पर हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया, फिर हमने यहाँ पर ले लिया एमीटर, राइट। उसके बाद में हम यहाँ पर बैटरी लगाएंगे। क्लियर? बैटरी के लिए मैं थोड़ा सा सही से इसको कर देती हूँ, लाइक दिस। अब करंट की डायरेक्शन हमको अपवर्ड शो करनी है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर आप नेगेटिव करोगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर बैटरी आएगी, क्योंकि जब इस वायर में नीचे आएगी करंट, तभी दूसरे वायर में आपकी करंट ऊपर जा पाएगी, राइट। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है और इसमें यहाँ पर ही आ गई। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट। इसको मैं कलर से भी शो कर सकती हूँ, ब्राउन कलर से, जो कि आपका कॉपर इंसुलेटेड वायर होता है, लाइक दिस। ठीक है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन उन्होंने कहा है कैसी होगी आपकी, इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है। फिर यहाँ पर ये इस तरह से हो गई, ये पॉजिटिव हो गया है एंड ये नेगेटिव एंड हो गया। और चूंकि ये वाला एंड पॉजिटिव आ रहा है, तो एमीटर में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस शो हो गया। अब यहाँ पर आपको बनाना है जो आपका पेपर है, यहाँ पर आपने, अब हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करना है। तो हम इसको शो करेंगे, सर्किल्स बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, 1 सर्किल, 2 सर्किल्स में दिखा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप कई सारे सर्किल्स दिखाओ। अब यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, यदि आप अपने थंब को पॉइंट करोगे टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या आपका एरो दिखा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो जब इस डायरेक्शन में करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा, जिधर फिंगर रैप कर रही हैं। आप अपना थंब लो, ऊपर करो, और इसको जब करोगे तो ये इस डायरेक्शन में, लाइक एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो कुछ इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक है, जब आपने थंब को ऊपर किया है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बन गई, राइट। अब यहाँ पर आपको राइट हैंड थंब रूल लिखना है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि इफ़ यू आर जस्ट होल्डिंग, यू इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग, आप लिख सकते हो यहाँ पर दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट, इन योर राइट हैंड, पॉइंटिंग द थंब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, थंब को आपने कहाँ पर पॉइंट किया, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। देन इन विच डायरेक्शन द फिंगर रैप, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप लिख सकते हो। क्लियर? और यहाँ पर आपको चेक करना है कि वेदर आपकी जो आपने एरोज मार्क किए हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आप देख सकते हो जब आपने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में किया है तो आपकी करंट की डायरेक्शन जो हमने एरो लगाया वो बन रही नहीं बन रही। आप इस तरह से अपना बनाओगे, आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स आफ्टर ऑर्गेनिजम्स एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, स्पेशली ह्यूमन बींग्स। राइट, जो हमारा पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो किस तरह से ऑर्गेनिजम्स पर अफेक्ट डालता है वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स पर, स्पेशली यदि हम बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स की। राइट, मैं ये डायग्राम पहले क्लियर कर देती हूँ। नाउ फिर क्या, नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन। इस फिनोमेना को आपको नेम देना है। कौन सा नेम है तो याद होगा आपको, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है ये, बायोमैग्निफिकेशन। और होता क्या है कि जो आपके ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, जैसे आपका सपोज ये पहला ट्रॉफिक लेवल है, देन सेकंड हो गया, देन थर्ड हो गया, देन टर्शरी हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पर होता है, ये इफेक्ट मैक्सिमम होता है आपका टर्शरी लेवल पर। ये आपका टर्शरी लेवल है। ठीक है, ये आपके प्रोड्यूसर्स हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, और टर्शरी लेवल पर ये सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पर कि आपका ह्यूमंस होते हैं। राइट, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, ये सारे के सारे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसकी वजह से ये जमा होते रहते हैं, ये कहीं भी ख़त्म नहीं होंगे, और ये इनर्ट होते हैं, किसी जगह तरह से ब्रेक डाउन नहीं हो करेगा, डिकम्पोज नहीं होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। होता क्या है, जैसे आपने पेस्टिसाइड्स को डाला क्रॉप्स में, ठीक है, अब ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स क्रॉप्स में पहुँचे, क्रॉप्स को हर्बीवोर्स ने खाया, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। और चूंकि ये हर लेवल पर बढ़ते जाते हैं, जैसे आपने देखा एनर्जी लेवल तो कम होता जाता है, लेकिन ये चूंकि
नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं, बढ़ते जाते हैं। दूसरा, ये वाटर में भी चले जाते हैं। कैसे? सॉइल के अंदर जाएंगे, सॉइल में आप पानी दे रहे हो, नीचे सॉइल से सीप करके पानी नीचे जाएगा, उसमें भी ये मिक्स हो गए, तो उस पानी के थ्रू भी ये हम तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये कई तरह से क्रॉप्स के थ्रू, वाटर के थ्रू, जो भी हम फल सब्जी खाते हैं उन पे भी इन सब का छिड़काव रहता है। केवल हर्बीवोर्स में ही नहीं पहुंचते हैं, डायरेक्ट भी हम इसको कंज्यूम करते हैं, राइट। तो बहुत तरह से ये हमारे अंदर पहुंचते हैं, और चूंकि ये ख़त्म नहीं होते हैं, तो ये यदि हम देखें तो प्रोड्यूसर्स पे यहाँ पर यदि फर्टिलाइज़र डाला गया तो प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी तक जाते जाते और बढ़ेगा, और टर्शरी पर इसका लेवल हायर हो जाता है, या कह सकते हो आप मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।